हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम और उसमें हम कवर करने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो, जो एनसीईआरटी का बुक होता है उसमें टॉपिक के नाम पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, बट पहले आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है, उसके क्लासिफिकेशन क्या है, वो कब फॉर्म होता है, ये सारी बातों को आपको पहले कंसिडर करना पड़ेगा। बिकॉज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ओनली द एग्जाम्पल ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये क्या है, कब फॉर्म करता है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो डियर स्टूडेंट, एक चीज समझिए कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, नाम से क्लियर है कि एटॉमिक मींस एटम्स पे बात हो रही है, और स्पेक्ट्रम मतलब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर अगर एटॉमिक स्पेक्ट्रम फॉर्म करना है तो वो केवल तभी पॉसिबल होता है, तो मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। इट इज क्रिएटेड व्हेन मैटर की मतलब आप तो समझिए, आप बात करेंगे स्मॉल मैटर लाइक एटम, आयंस या इलेक्ट्रॉन्स पर इंटरैक्ट विथ लाइट। कब फॉर्म करेगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम? जब मैटर का इंटरेक्शन किसके साथ होगा? लाइट के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक प्रिज्म है, ओके, ये प्रिज्म है। प्रिज्म थोड़ा बड़ा मैटर मान लेते हैं। हालांकि हमारा जो मैटर रहेगा वो काफी स्मॉल लेवल पे रहेगा, एटम्स रहेंगे, आयंस रहेंगे या इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। यहाँ पर आपको बस समझाने के लिए मैंने प्रिज्म का एग्जांपल लिया। प्रिज्म से मान लीजिए व्हाइट लाइट आएगा, इंटरैक्ट करेगा। व्हाइट लाइट क्या है? तो भैया एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जब लाइट आया, प्रिज्म में गया, तो आपको पता है कि वो अपने जो पाथ है उससे थोड़ा सा डेविएट होगा, और फाइनली जब ये निकलेगा बाहर तो ये 7 डिफरेंट कलर में क्या होता है? डिसोसिएट हो जाता है। तो ये मान लीजिए हमारे 7 डिफरेंट कलर्स। अब मेरे पास 7 अलग अलग कलर के मार्कर तो नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसा मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस आप ऐसा समझ जाइए कि ये 7 डिफरेंट वेवलेंथ, 7 डिफरेंट कलर्स आ गए। हाँ, हो गए 7, ठीक। जिसमें ये क्या रहता है? वॉयलेट, इंडिगो, ठीक है, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो आप समझ पाए कि भैया प्रिज्म, दैट मींस कि प्रिज्म बिहेव कर रहा है किसकी तरह? मैटर की तरह। और ये प्रिज्म, ये मैटर जब लाइट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो डिफरेंट वेवलेंथ के, डिफरेंट कलर के अलग अलग रेडिएशंस रिलीज हो रहे हैं, और इन्हीं रेडिएशन के सेट को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा। तो ये बात आप समझ पाए कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम का फॉर्म करेगा जब मैटर का इंटरेक्शन किसके साथ होगा? लाइट के साथ होगा। अब डियर स्टूडेंट, ये जो चीजें हमने बना ली है विबग्योर, चलो मैं इसमें थोड़ा सा एक और बात आपको बता दे रहा हूँ। ये जो हमारे 7 डिफरेंट कलर के एक जो सेट आता है जिसको आप विबग्योर के नाम से जानते हैं, नीचे वाला वॉयलेट है, ऊपर वाला रेड है। इसका जो वेवलेंथ रहता है वो होता है 700 नैनोमीटर के अराउंड, या 7000 एर्मस्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं। इसका वेवलेंथ नियर अबाउट 400 नैनोमीटर होता है, या 4000 एंगस्ट्रॉम बोल सकता हूं मैं, ठीक। रेड के ऊपर क्या आता है? तो आप सबको याद होगा इंफ्रारेड। मैंने पहले के लेक्चर्स में ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पूरा जोन बताया था कि किसका वेवलेंथ, किसकी फ्रीक्वेंसी कहां से कहां वेरी करती है। रेड के ऊपर कौन आएगा? इंफ्रारेड। उसके ऊपर कौन आता है? माइक्रोवेव्स। उसके ऊपर हाईएस्ट वेवलेंथ वाले जो रेडिएशन रहते हैं वो कौन रहते हैं? हमारे रेडियो वेव्स। वैसे ही वॉयलेट के नीचे कौन आता है? अल्ट्रा वॉयलेट, देन एक्सरे, गामा रे, और सबसे नीचे आता है कॉस्मिक रेज, जो प्लेनेटरी बॉडीज या स्टार से रिलीज होती हैं, ठीक। तो कॉस्मिक रेज जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे मिनिमम, रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम, एनर्जी सबसे मिनिमम, बट वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो ये बस एक ऐसा सिंपल सा एक स्लॉट है कि 400 से लेकर 700 के बीच का ये जो रीजन है, इस रीजन को आप क्या नाम देते हैं? विजिबल रीजन। इसको हम क्या नाम देते हैं? विजिबल जोन, विजिबल रीजन। और विजिबल के ऊपर आता है इंफ्रारेड, नीचे आता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का जोन। तो इस तरीके से एटॉमिक स्पेक्ट्रम तो फॉर्म हुआ। अब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम के क्लासिफिकेशंस पे बात करें अगर, कि भैया एटॉमिक स्पेक्ट्रम कितने टाइप्स में क्लासिफाइड है,
तो चलिए अब उसको कवर करते हैं। तो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम 3 सेट में क्लासिफाई करेंगे। पहला रहेगा कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, सेकेंड आता है जो कि इंपॉर्टेंट रहता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, दैट इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं। और थर्ड एंड लास्ट क्लासिफिकेशन है लाइन एंड बार स्पेक्ट्रम, लाइन एंड बार स्पेक्ट्रम। अब होते क्या है, देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हम 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशन में डिसोसिएट करेंगे, डिवाइड करेंगे, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके बारे में थोड़ा आपको ज्यादा पढ़ाई करनी है, क्योंकि यहीं से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट भी आने वाला है। और वही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बट आप पूरी चीजों को आराम से क्लियर कीजिए। एक एक सवाल आपसे बनेंगे, एनसीईआरटी में जितने भी सवाल है वो सारे सवाल हम लोग ऑलरेडी डील भी करेंगे, तो पढ़ते रहिए। फिर तीसरा आता है लाइन एंड बार स्पेक्ट्रम। होता क्या है, तो चलो अब मैं एक एक क्लासिफिकेशन पे बात करता हूं। सबसे पहले बात आती है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये क्या है, ये कब फॉर्म होता है? तो भैया हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। आपने रेनबो देखा है, जैसे मैंने अभी भी बोला कि 7 डिफरेंट कलर के एक सेट होता है ना रेनबो में, हम सब ने देखा है रेनबो, 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर एक के ऊपर एक के ऊपर एक क्या रहते हैं, प्लेस रहते हैं। तो रेनबो में 7 डिफरेंट कलर का सेट आता है, समझिएगा। सबसे नीचे वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ग्रीन ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या कहता है दोस्तों, यहां समझ लीजिए पूरा जोन वॉयलेट कलर का है, ये इंडिगो है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, मतलब आप समझ लीजिए। मेरे पास कलर कोडिंग नहीं है, अदरवाइज ये पूरी चीजें मैं आपको करा के दिखा देता, ठीक है। बस ऐसा एज्यूम करना कि ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्लॉट बने हुए हैं। एक कलर जहां कंप्लीट हो रहा है, सेकंड वहीं से स्टार्ट हो जा रहा है, सेकंड जहां कंप्लीट हो रहा है, थर्ड वहीं से स्टार्ट हो जा रहा है, थर्ड जहां कंप्लीट हो रहा है, फोर्थ वहीं से स्टार्ट हो जा रहा है। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब ही यही होता है कि डिफरेंट वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ से ही कलर डिसाइड होता है भैया। वॉयलेट रेडिएशन का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर आया, इसलिए तो उसका कलर वॉयलेट आया। रेड वाले का आपने देखा 700 नैनोमीटर आ रहा है, इसलिए कलर क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। तो जो कलर होता है लाइट का, वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो उसके वेवलेंथ के पर्टिकुलर एक स्लॉट पे डिपेंड करता है कि क्या वैल्यू ऑफ वेवलेंथ है, उसी से उसका कलर जस्टिफाइड होता है। तो यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि एक कलर जहां कंप्लीट हो रहा है, दूसरा वहीं से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा जहां कंप्लीट हो रहा है, तीसरा वहीं से स्टार्ट हो जा रहा है, मतलब इनके बीच में कोई गैप नहीं है। और ऐसे स्पेक्ट्रम, डिफरेंट लाइट के जो सेट से जो स्पेक्ट्रम जनरेट होता है, जिनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, उसी टाइप के स्पेक्ट्रम को हम क्या नाम देंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो बहुत आसान है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एक वर्ड में बोला जाए तो इसमें डिफरेंट वेवलेंथ के कलर के लाइट्स कंटिन्यूअसली एक के बाद एक के बाद एक अरेंज रहते हैं और बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। अब अगर दोस्तों मैं इसी को डिसकंटिन्यूअस करने जाऊं, कंटिन्यूअस को ही अगर मैं, चलिए लिख दे रहा हूं मैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ये कब है, कब फॉर्म करेगा? तो मैं क्या काम करता हूं कि मैं इसी सेट को वापस से रिपीट करता हूं। ये जो मेरे 7 डिफरेंट कलर के जो पूरे सेट आए थे, इनको मैं वापस से एक बार रिकॉल कर लेता हूं। ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होगा, आपने अभी भी एक बात देखा कि जो स्पेक्ट्रम है वो कैसे जनरेट हो रहा है, वो मैटर का और लाइट के इंटरैक्शंस के रिजल्ट्स के तौर पे जनरेट हो रहा है। अगर मैंने या हमारे मैटर ने कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, ध्यान से समझना, मैटर अगर कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। यहां पर मैटर एब्जॉर्ब्स पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, पर्टिकुलर
वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यहां पर जब मैटर पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा कि वो लाइट जो हमको पहले दिख रहा था वो इमीडिएटली गायब हो जाएगा। तो मान लीजिए कि मैं अगर हॉर्स के बारे में बात कर रहा हूं, घोड़े के बारे में बात कर रहा हूं, तो घोड़े की आंखों में कलर ब्लाइंडनेस होता है। उसके साथ ये दिक्कत होता है कि उसकी जो आईज है वो बिहेव कर रही है मान लो एक मैटर की तरह, तो वो ग्रीन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसलिए जो हॉर्स होते हैं दोस्तों, उनकी आंखों से ग्रीन कलर दिखाई नहीं देता है। वो जब घास खाते हैं, हरा घास, तो वो समझते हैं कि वो काला घास खा रहे हैं, बिकॉज वो ग्रीन कलर देख ही नहीं सकते। ऐसे ह्यूमन डिफेक्ट्स में भी कलर ब्लाइंडनेस आता है, आईज में, आंखों में कलर ब्लाइंडनेस के डिफेक्ट्स होता है। रेलवे जैसे अगर एग्जाम होंगे तो वहां पर इस चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली चेक किया जाएगा, क्योंकि पता चल रहा है कि इंसान को रेड कलर दिख नहीं रहा और ट्रेन बढ़ा दिया, तो एक्सीडेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए आप समझिए कि किसी की भी आईज में हो सकता है, नॉर्मल है, ठीक है। एक डिफेक्ट होती है आई की, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारी आई लेंस जो है कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को नहीं देख पाती है, ठीक है। तो यहां भी वही हाल है कि मैटर ने कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे मान लीजिए हॉर्स आई ने क्या किया, ग्रीन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया। अब आप सोचेंगे कि ये जो गैप जनरेट हुआ, क्या ब्लू रेडिएशन आगे थोड़ा बढ़ जाए, येलो थोड़ा पीछे हो जाए और ये गैप कवर होगा क्या? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ब्लू रेडिएशन का वेवलेंथ क्या है, फिक्स है। येलो का भी वेवलेंथ क्या है, फिक्स है। और ये अपने वेवलेंथ से थोड़ा आगे थोड़ा पीछे ऐसा श्रिंक नहीं कर सकते। मतलब ये जो गैप आया, ये जो पूरा गैप आया, ये पूरा हिस्सा कैसा दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? डार्क दिखाई देगा, मतलब हमें दिखाई ही नहीं देगा। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि भैया पूरी की तरह से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था, अचानक से कुछ रेडिएशंस क्या हो गए, गायब हो गए। तो यहाँ पर जो लिंक है, जो कलर का जो एक के बाद एक का जो सेट का जो लिंक था वो डिस्टर्ब हुआ, और इसी टाइप के स्पेक्ट्रम को हम क्या नाम देंगे, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस में क्या है, कलर के जो सेट है वो एक के बाद एक के बाद एक प्लेस्ड रहेंगे। डिसकंटिन्यूअस में सेट में से कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट गायब हो जाएंगे और आपको वहां पर डार्क कलर दिखाई देगा। मतलब वो पूरा एरा क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब चलिए दोस्तों, अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन पे आते हैं। हमने कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम तो समझ लिया। सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारा एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम। अब इस चीज को काफी डिटेल से समझिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा ही जाता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम के सेकंड क्लासिफिकेशन पे हम आ रहे हैं, और उसमें मैं पहले आप लोग को करा रहा हूं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब फॉर्म करेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? तो प्यारे साथियों, नाम से ही क्लियर है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कब फॉर्म होता है? जब मैटर और लाइट आपस में एक दूसरे से क्या करे, इंटरैक्ट करे, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब ही है कि मैटर ने कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर है, नाम से ही क्लियर है, मैटर ने कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसका डेफिनेशन में ही मैं पहले लाइन में लिख ले रहा हूं कि मैटर एब्जॉर्ब्स पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट। और जब मैटर पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो आप सब इमीडिएटली समझ गए। अभी हमने डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में देखा था कि वहां भी मैटर कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था, और किस टाइप का स्पेक्ट्रम दे रहा था, तो डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर लाइट गायब हो गए। पहले 7 डिफरेंट कलर आपको दिखाई दे रहे थे विजिबल जोन में, और उसमें से कुछ कलर ऑफ लाइट गायब हो गए। तो इसलिए आप समझ पा रहे हैं कि अगर मैटर ने कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया, मतलब वो लाइट अब हमको दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है वो हमेशा क्या होता है, ऐसा लिखना चाहिए, ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑलवेज क्या है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ठीक। और अगर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हुआ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पहले आप समझिए कि पहले आपके पास 7 डिफरेंट कलर दिख रहे थे। मतलब आपका बैकग्राउंड क्या था, ब्राइट था, आपको 7 डिफरेंट कलर्स दिख रहे थे।
चीजों को आप ना रटिए मत, आप रिलेट करना सीखिए कि मैटर एब्जॉर्ब करेगा तो ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यूअस होगा ही, तो सेकंड लाइन तैयार होगी डिसकंटिन्यूअस। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन सकती है, तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि पहले मान लीजिए हमको 7 डिफरेंट कलर मींस पूरा ब्राइट बैकग्राउंड दिख रहा था, इमीडिएटली मैटर ने कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या हुआ, वो कलर्स गायब हो गए, तो डिसकंटिन्यूअस तो हुआ ही हुआ, बट अब आपको क्या दिख रहा है, डार्क लाइंस दिख रहा है, डार्क लाइंस ऑन ब्राइट बैकग्राउंड, क्योंकि पहले तो आपको सारे कलर दिख रहे थे। तो इसीलिए जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, इट गिव्स डार्क लाइंस, क्योंकि जो पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुआ है वहां पर तो डार्क कलर दिखेगा ना। तो डार्क लाइंस ऑन ब्राइट बैकग्राउंड, पहले बैकग्राउंड हमारा ब्राइट था, पूरे कलर से दिखाई दे रहे थे, बट इमीडिएटली कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाने के कारण अब डार्क लाइंस दिखाई देंगी वहां पर। तो होप सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली सबको समझ में आ गए कि भैया इसमें मैटर कुछ, और ये सारे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक लाइन याद रखिए सारे याद रहेंगे। मैटर ने कुछ एब्जॉर्ब किया वेवलेंथ को, इसलिए वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट किया, और डिसकंटिन्यूअस होने के कारण वहां पर वेवलेंथ किस टाइप की लाइंस दिखाई देंगी, डार्क लाइंस ऑन ब्राइट बैकग्राउंड। और इसी का जस्ट अपोजिट होने वाला है एमिशन स्पेक्ट्रम। तो प्यारे दोस्तों, एमिशन स्पेक्ट्रम पे अब आ जाते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डील करते हैं। तो नेक्स्ट है इसी में एमिशन स्पेक्ट्रम, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम का ही एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो इसको फोकस करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया ये एमिशन स्पेक्ट्रम फॉर्म कब होगा, कैसे फॉर्म होगा, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, इन पे बात करते हैं। तो एमिशन स्पेक्ट्रम अगर फॉर्म करना है तो इट इज क्रिएटेड बाय जंपिंग बोल लीजिए, और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जेटिक ऑर्बिटल्स। कहने का क्या मतलब है, देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, सॉरी इसको ऑर्बिट लिखना चाहिए, डिफरेंट ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, डिफरेंट एनर्जेटिक ऑर्बिट्स होते हैं, शेल होते हैं। आप सबको इसकी एनर्जीज की भी वैल्यू पता होगी, हमने बोर एनर्जी मॉडल में ये सारे डाटा पहले ही से कवर कर रखे हैं। जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी लेवल आपको याद आ रही होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते थे। सेकेंड ऑर्बिट की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑर्बिट की -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी लेवल आती थी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप सबको पता है कि जो ऑर्बिट होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। बाई चांस आप मान लीजिए कि अगर मैंने फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, थर्मल एनर्जी, हीटिंग एनर्जी हमने प्रोवाइड कराई, तो उसकी एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा और वो जंप करके सेकेंड एनर्जी लेवल में आ जाएगा। तो आप बात को समझिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब जंप कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी लेवल डिफर कर जा रही है। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो कहां पहुंच गए, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप सबको पता है कि एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी फ्रीक्वेंसी की। तो अगर एनर्जी में चेंज हुआ है दैट मींस की फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ, और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो नथिंग बट c/λ होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल आया करता है। तो एनर्जी लेवल चेंज हुआ, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उससे क्या चेंज हुआ, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल के चेंजेस के कारण फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आया, और फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन के कारण दोस्तों उसका वेवलेंथ चेंज हो गया, और अगर वेवलेंथ चेंज हुआ है तो आपको समझ में आया कि कलर चेंज हो जाएगा। वेवलेंथ चेंज हुआ है तो कलर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हो सकता है पहले उस कलर का जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रेडिएशन रिलीज कर रहा था वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, बट जैसे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जंप किया, फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ चेंज हुआ और उससे उसका कलर चेंज हुआ,
और वो अचानक से मुझे येलो कलर का दिखाई दिया, तो येलो कलर तो विजिबल जोन में आता है, तो वो हमें अचानक से दिखाई देगा। तो यहाँ बात को समझिएगा, इलेक्ट्रॉन के जंपिंग के कारण उसके वेवलेंथ चेंज हो रहे हैं और वेवलेंथ के कारण कलर चेंज हो रहे हैं। मींस पहले जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन कर रहा था एनर्जी का या जो वेवलेंथ का, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, बट जैसे ही सेकेंड शेल में आया अचानक से वो हमें चटक से दिखाई देगा। इसका मतलब आप समझ पाए कि ये क्या देने वाला है, इट गिव्स ब्राइट लाइंस ऑन डार्क बैकग्राउंड। पहले बैकग्राउंड कैसा था, डार्क था, क्योंकि हमें कुछ भी कलर दिखाई नहीं दे रहा था, बट अचानक से हम लोग को रेड कलर की रेडिएशंस दिखाई दी। तो इसलिए मैंने इस लाइन को क्या लिखा है, इट गिव्स ब्राइट लाइंस ऑन डार्क बैकग्राउंड। कौन, एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन में जस्ट इसका उल्टा था, वो ब्राइट बैकग्राउंड पे डार्क लाइंस दे रहा था और ये डार्क बैकग्राउंड पे ब्राइट लाइंस दे रहा है। रीजंस क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सारी बातों को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। थर्ड पॉइंट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑलवेज क्या था, डिसकंटिन्यूअस। यहां पर एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में डियर स्टूडेंट आप जान लीजिएगा कि इट मे बी कंटिन्यूअस। अब आप सोचेंगे ये दादा ये कैसे हो रहा है, इट मे बी कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा तो समझिएगा कि अगर आपका सोर्स व्हाइट लाइट एमिशन कर रहा है तो वो आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करेगा, और अगर आपका सोर्स कलरफुल लाइट एमिट कर रहा है तो फिर वो आपको डिसकंटिन्यूअस एमिशन देगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देगा। तो ये पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई एमिशन स्पेक्ट्रम की। कब जनरेट होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा, और उससे क्या होता है, तो भैया ब्राइट डार्क बैकग्राउंड पे ब्राइट लाइंस मिलेंगी, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस दोनों होगा। अगर सोर्स व्हाइट लाइट एमिट कर रहा है तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, अगर सोर्स कलरफुल लाइट एमिट कर रहा है, मतलब पहले कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अचानक से कोई कलरफुल लाइट आपके सामने आ गया, तो ऑब्वियस है कि वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का नोटेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था दोस्तों हमारा एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब हम हमारे थर्ड क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं, और वो है लाइन एंड बार स्पेक्ट्रम। बहुत ही आसान, देखिए पढ़ने के हिसाब से एमिशन और एब्जॉर्प्शन ही थोड़ा बड़ा था, ठीक, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस तो बहुत आसान था। थर्ड पॉइंट है दोस्तों हमारे पास लाइन एंड बार स्पेक्ट्रम। तो भैया लाइन एंड बार स्पेक्ट्रम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो एक लाइन में बस मैं आपको बता दे रहा हूं, जो लाइन स्पेक्ट्रम होगा, जो लाइन स्पेक्ट्रम रहेगा, ये किसके लिए आएगा, तो ये आएगा आपके एटम्स या एलिमेंट्स के लिए, एटम्स या एलिमेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, तो वो कौन सा स्पेक्ट्रम होगा, लाइन स्पेक्ट्रम होगा। मैंने हीलियम स्पेक्ट्रम की बात की, या मैंने हीलियम आयन स्पेक्ट्रम की बात की, जो अकेले रहे, इंडिपेंडेंट रहे, तो ऐसे एलिमेंट से, ऐसे आयंस से, ऐसे एटम से जो रेडिएशन या स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती हैं, उन स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लोग क्या नाम देंगे, लाइंस स्पेक्ट्रम। वहीं पर जब बार स्पेक्ट्रम की बात आएगी, ठीक है, बार स्पेक्ट्रम ये कब होगा, तो ये होगा मॉलिक्यूल्स के लिए या कंपाउंड्स के लिए, कंपाउंड्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर दोस्तों आपसे कहा गया N2O2 कार्बन डाइऑक्साइड, आपसे बोल रहे हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल किस टाइप का स्पेक्ट्रम रिलीज करेगा, बार स्पेक्ट्रम। ऑक्सीजन का स्पेक्ट्रम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बार स्पेक्ट्रम। CO2 कंपाउंड है, बार स्पेक्ट्रम। तो ये सारी चीजें आराम से क्लियर हुई। लाइन मतलब एटम्स के लिए वैलिड रहेगा, और जो बार स्पेक्ट्रम है मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स के लिए वर्क करेगा, ठीक। अब हम हमारे जो मेजर टॉपिक है उस पे आ जाते हैं, जिसके लिए पढ़ने के लिए हमने ये सारी बातों को समझा, ठीक है। तो एक बार हम थोरो रिवाइज करते हैं अभी तक का, कि भैया हमने स्पेक्ट्रम जाना है। स्पेक्ट्रम का मतलब वन लाइन में व्हेन मैटर एंड लाइट इंटरैक्ट, तब स्पेक्ट्रल लाइंस जनरेट होंगी। कितने टाइप की होती हैं, तो एब्जॉर्प्शन, एमिशन, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस,
लाइन एंड बार। अब साथियों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये क्या है, ये कब होता है, ये सारी बातों को आप लोग समझिए, क्योंकि ये आप लोग के एकेडमिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और नीट और जेई के क्वेश्चन में आप समझ लीजिए, जेई का तो फेवरेट जोन है एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये, और नीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है इसका, 20 में नहीं आया पहले से, ये शायद देखेंगे। बट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वांटम नंबर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नाम से ही क्लियर हो गया कि यार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोला है, इसका मतलब ये लाइन स्पेक्ट्रम हुआ दोस्तों की बार स्पेक्ट्रम। वेरी गुड, ये क्या हो गया, बार स्पेक्ट्रम, सॉरी लाइन स्पेक्ट्रम हुआ। इट इज एन एग्जांपल ऑफ, इट इज एन एग्जांपल ऑफ लाइन। अच्छा, एब्जॉर्प्शन है कि एमिशन है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जनरेट तब होता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट, वेरियस एनर्जेटिक ऑर्बिट्स में क्या करता है, जंप करते रहता है। इसका मतलब वो किस टाइप का एमिशन रिप्रेजेंट कर रहा है, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एन एग्जांपल ऑफ लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये एक लाइन बस मुझे बताने के लिए मैंने आप लोग को पूरी बातें पहले बताई कि लाइन कब होगा, एमिशन स्पेक्ट्रम कब होगा। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसका एग्जांपल है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है। ओके, अब ध्यान से दोस्तों कि ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, ओके, ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, इट इज क्लासिफाइड, इट इज क्लासिफाइड इन 6 सीरीज। देखिए बुक्स में हमको 5 सीरीज दिया रहता है, बट हम 6 सीरीज कवर करेंगे क्योंकि थोड़ा अपडेट हो चुका है, साइंस थोड़ा डेवलप हो चुका है पहले से। यहां पर मैं आप लोग को स्पेक्ट्रल सीरीज लिख दे रहा हूं, कौन कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज होंगी। और ये N1 है, ये N2 की वैल्यू है, और ये उनका जोन है, रीजन है कि किस रीजन में वो पाए जाएंगे। एक बात तो आप लोग सब लोग समझ गए कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि भैया इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक शेल से दूसरे शेल में जंप करेंगे तभी तो एमिशन स्पेक्ट्रम आएगा ना। ये n=1 है, यहाँ पर n=2 है, यहाँ पर n= क्या है, 3 है, थर्ड ऑर्बिट, थर्ड शेल की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन जब एक शेल से दूसरे शेल में जंप करेगा, दूसरे से तीसरे में जंप करेगा, उसी से तो एमिशन स्पेक्ट्रम जनरेट होगा। और वही एमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ बातें आप लोग अच्छे से नोटिस कीजिएगा, फिर हम इस चीज को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहली सीरीज आती है दोस्तों, उसका नाम याद रखिए, लाइमन सीरीज। क्या होती है, लाइमन सीरीज, फर्स्ट सीरीज बोलते हैं। इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5-5, 6-6 डिफरेंट साइंटिफिक नेम्स आएंगे, मतलब 5-5, 6-6 डिफरेंट साइंटिस्टों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और उससे ये टॉपिक जनरेट हुआ है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। लाइमन सीरीज के लिए आप लोग समझ लीजिए, N1 मतलब इनर ऑर्बिट, उसकी वैल्यू होती है 1, बिकॉज ये फर्स्ट सीरीज है, ठीक है। जो N2 होता है दोस्तों वो हमेशा N1 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ N2 की वैल्यू क्या आएगी, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, कुछ भी पॉसिबल है। N2 N1 से बड़ा है, इसका मतलब N2 की वैल्यू केवल 2 नहीं होगी, 3 भी तो 1 से बड़ा है, 4 भी तो 1 से बड़ा है, सारे वैल्यूज 1 से बड़े हैं। तो N2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन N1। तो 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन तक पूरा आप कवर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइमन सीरीज में जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है हमारी, मतलब जो फंडामेंटल है वो क्या है, 1 है। वहां पर इलेक्ट्रॉन का या रेडिएशन कहाँ से आएंगे, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी भी लाइन से आ सकते हैं। ये बातें मैं और डिटेल में भी आपको कराने वाला हूँ। अगर इसका जोन देखेंगे दोस्तों तो ये अल्ट्रा वायलेट जोन में बिलोंग करता है। कहाँ रहता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में बिलोंग करता है लाइमन सीरीज। और अल्ट्रा वायलेट की एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए ये मोस्ट एनर्जेटिक सीरीज है। मोस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल सीरीज कौन होता है, तो लाइमन सीरीज। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट क्यों नाम दिया इसको, अभी आपको समझ में आएगा, दैट इज बामर सीरीज। इसके लिए N1 आप कितना लेंगे, 2 लेंगे। थर्ड ले लीजिए पास्टन सीरीज,
पास्टन सीरीज। फोर्थ आता है प्यारे दोस्तों ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट में स्पेल थोड़ा देख लीजिएगा, डबल टी रहेगा। नेक्स्ट आता है फिफ्थ सीरीज पी फंड या फंड भी बोल सकते हैं, पी फंड सीरीज। एंड द लास्ट वन हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज, ठीक है। ये देखिए लाइमन सीरीज फर्स्ट सीरीज, बामर सेकंड, पास्टन थर्ड, ब्रैकेट फोर्थ, फुंड फिफ्थ और हम्फ्री क्या हो गया सिक्स्थ सीरीज हो गई। मैंने पहले ही बोल दिया आपको सिक्स स्पेक्ट्रल सीरीज मिलने वाली है। n2 की वैल्यू हमेशा n1 से ग्रेटर होगी, मतलब 2 के आगे कितना आएगा 3 4 5 6 कुछ भी लिया जा सकता है। यहाँ के लिए n2 की अगर वैल्यू लेनी है तो 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इसके लिए लेना होगा तो 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अगर आप लोग को पीफंड सीरीज के लिए कंसीडर करना है, उसकी n1 की वैल्यू अगर 5 है तो n2 की वैल्यू 6 7 8 9 10 ऐसा चलेगा। अब बाकी इसके लिए भी आप लोग समझ गए, या n2 की वैल्यू 7 से स्टार्ट होगी और 8 9 10 एंड सो ऑन ऐसा जाने वाली है। तो ये n1 और n2 की वैल्यू को अभी फोकस कीजिए। बाकी ये कैसे रोल प्ले करता है अपना वो मैं अभी आपको जस्ट समझाने वाला हूँ। अगर इनका रीजन या इनका जोन देखना है कि कौन से अपीयरिंग जोन में ये लोग बिलोंग करते हैं, तो लाइमन सीरीज मोस्ट एनर्जेटिक सीरीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के नीचे कौन आता है विजिबल जोन। तो बामर सीरीज जो रहता है ये विजिबल रीजन विजिबल जोन में बिलोंग करेगा, और ये इकलौती सीरीज है जो विजिबल रीजन में बिलोंग करती है। इसीलिए हम लोग जब स्टडी करते हैं, हमको जब एक्सपेरिमेंट करना होता है या आईआईटी के जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मोस्टली आईआईटीज के क्वेश्चन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होते हैं। और प्रैक्टिकल किसका कर सकते हैं, तो भैया विजिबल जोन में जो होगा उसी का प्रैक्टिकल करेंगे। तो आप नोटिस करना जेई ने जितने भी क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पूछे हैं 90% क्वेश्चन बामर सीरीज से पूछे हैं, क्योंकि यही वो सीरीज है जिसका प्रैक्टिकल पॉसिबल है। मतलब विजिबल जोन में आया तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो विजिबल जोन में आती है बामर सीरीज। रेस्ट जितनी भी सीरीज आएंगी ये सभी के सभी किस में आएंगी, इंफ्रारेड जोन में आएंगी। इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड जोन, ये भी इंफ्रारेड जोन। हम्फ्री सीरीज के लिए दोस्तों जान लीजिए ये फार इंफ्रारेड है, मतलब हमारे रेंज से बहुत दूर जा चुका है, ठीक है। तो ये उनके जोन भी है। अल्ट्रावायलेट जोन में कौन आता है लाइमन सीरीज। बामर सीरीज सिंगल सीरीज है, और यही नीट 2019 में पूछा भी गया था कि विजिबल जोन में कौन सी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज बिलोंग करती है, तो आपको याद रहना चाहिए बामर सीरीज। देन पास्टन ब्रैकेट पीफंड सबके सब क्या है इंफ्रारेड है, तो ऐसे ही याद रखिएगा, उल्टा चलना है। अल्ट्रावायलेट के ऊपर क्या आता था विजिबल, उसके ऊपर आता था इंफ्रारेड, इस बार पलट देना है अल्ट्रावायलेट विजिबल, बाकी सारे के सारे किसमें इंफ्रारेड। और हम्फ्री सीरीज फार इंफ्रारेड बहुत दूर जा चुका है, इसीलिए जैसे हम लोग प्लेनेटरी बॉडीज में से प्लूटो को हटा देते हैं ना क्योंकि बहुत दूर है, ऐसे ही ये भी सिक्स सीरीज फार इंफ्रारेड मतलब बहुत दूर होने के कारण हम लोग मोस्टली इंपॉर्टेंटली कितने सीरीज पे काम करते हैं, केवल 5 सीरीज पे। तो ये पूरी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज हो गई। अब ये n1 और n2 की वैल्यू क्या है इस पे हम बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको थोड़ा सा हटाया जाए, स्पेस बनाया जाए, और मैं इसी के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स के लिए जो फॉर्मूले यूज होंगे, वेव नंबर या वेव लेंथ कैसे कंसीडर करना है, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे ऑपरेट होंगे, उन पे भी मैं आपको ले चलता हूं। तो चलिएगा ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे बड़ी सारी लाइंस है, ये बहुत सारी लाइंस है। ये मान लीजिए मेरा फर्स्ट लाइन है n1 है, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, ये थर्ड लाइन है, ऑर्बिट से समझ लो, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ लाइन, 6 7 ऐसा चलते रहेगा, ऐसा और चलते रहेगा, कहां तक जाएगा भैया, इंफिनिटी तक जाएगा, इनफाइनाइट लाइन है, ठीक। जो फर्स्ट है इसी सीरीज को आपने क्या नाम दिया था, लाइमन सीरीज। सेकंड को क्या नाम दिया गया था, बामर या बाल्मर बोल सकते हैं। दैट थर्ड क्या था, पास्टन था। फिर ब्रैकेट आया, नेक्स्ट पीफंड आया, हम्फ्री आया, सब चलते गए। आप समझिए, यहां पर मैं आप लोग को नोट करके एक फॉर्मूला नोट करवा दे रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा
कि जो वेव नंबर है, ये क्या है, वेव नंबर, ये होता है 1 बाई वेवलेंथ। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, और ये इक्वल होता है आर एच जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, वेयर आर एच इज नथिंग बट, आर एच क्या है दोस्तों, तो ये है रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ये याद रखिएगा 109, कोई हेल्पलाइन नंबर होता है 109, और उसके आगे 678 असेंडिंग नंबर, याद रहेगा, एक हेल्पलाइन नंबर है 109 678 पर सेंटीमीटर में लेते हैं, या कई बार इसी को हम लोग 1.1 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर में भी कंसीडर करते हैं, बिकॉज 1 बाई लैम्डा हो रहा ना आर एच, तो आप समझ गए कि यहाँ पर लैम्डा का यूनिट मीटर है, तो ये क्या हो गया, पर मीटर पर सेंटीमीटर। तो ये फाइनल आप लोगों का डाटा है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं एक एक सीरीज के बारे में बात करूंगा, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फ्रीफंड, सारे सीरीज पे बात कर रहा हूं। अगर मैं फर्स्ट सीरीज लाइमन सीरीज के लिए बात किया, लाइमन सीरीज, तो डियर स्टूडेंट आप सभी समझ रहे हैं कि यहाँ के लिए n1 कितना होता है, 1 होता है, बट जो n2 की वैल्यू है वो 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कुछ भी एक्सेप्टेबल है अप टू इंफिनिटी। मतलब लाइमन सीरीज में क्या होने वाला है कि फर्स्ट लाइन में जो रेडिएशंस है वो सेकंड लाइन से आ सकती हैं, थर्ड लाइन से आ सकती हैं, फोर्थ लाइन से भी आ सकती हैं, फिफ्थ लाइन से भी आ सकती हैं, सिक्स्थ लाइन से भी आ सकती हैं, इनफाइनाइट वाले लाइन से भी आ सकती हैं। बातें क्लियर हो रही हैं? तो यहाँ का जो वेवलेंथ का नया फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, वो क्या बनेगा, ठीक है, वो बन जाएगा आर एच, आर एच को आर लिख दे रहे हैं, जेड, बात हो रही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, तो जेड कितना कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे, तो वो 1 हो गया, समझ लीजिए उसको, तो 1 स्क्वायर, कोई मतलब तो रहा नहीं। बट हाँ, अगर हीलियम की बात होगी तो हीलियम का आपको एटॉमिक नंबर रखना पड़ेगा, लिथियम आयन पे बात होगी तो वहां आपको उसका एटॉमिक नंबर रखना पड़ेगा। यहाँ फिलहाल हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो आप समझ गए जेड कितना कंसीडर करेंगे, 1, और 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो यहाँ पर मैंने n1 की जगह पे क्या पुट करूंगा, 1 स्क्वायर, माइनस n2 की जगह जब बात होगी तो n2 की जगह पर आप लोग 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर बात होगी फर्स्ट लाइन की, फर्स्ट लाइन की, तो आप समझिए n2 कितना लिया जाएगा, आप n1 पर हैं, n1 पर आप खड़े हैं, मान लीजिए आप n1 पर ऐसे खड़े हैं, ठीक है, एटीट्यूड के साथ, इसकी फर्स्ट लाइन कौन है, वही n2 के लिए, तो यहां पर n2 की वैल्यू कितनी कंसीडर करूंगा, 2। अगर मैं सेकंड लाइन के लिए कंसीडर कर दूं, यहां के लिए बता दीजिए इस बार वेव नंबर कितना आने वाला है, तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा r 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, सॉल्व करूंगा तो मैं पाऊंगा 3/4r, सिंपल है एलसीएम लेने के बाद। सेकंड लाइन की अगर बात कर रहा हूं, किस सीरीज के लिए, लाइमन सीरीज के लिए, तो मैं लाइमन सीरीज के लिए तो हमेशा ये बात समझ रहा हूं कि भैया n1 कितना होने वाला है, 1, n1 कितना होने वाला था, 1, तो 1 स्क्वायर माइनस, आप 1 पर खड़े हैं, यहां से सेकंड सीरीज कंसीडर कीजिए, तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड सीरीज, उस समय n की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो कहने का मतलब आप समझिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप किस सीरीज के लिए काम कर रहे हैं वो आपका n1 है। जैसे मान लीजिए मैं पास्टन सीरीज के लिए काम करता तो मेरा n1 कितना हो जाता, 3, यहां से मैं बोलता यहां से फर्स्ट लाइन, एक सीरीज है एक लाइन है, पास्टन सीरीज के लिए मैंने बोला कि n1 कितना है, तो 3 है, इसके लिए फर्स्ट लाइन, तो आप n2 की वैल्यू कितना कंसीडर करेंगे, 3 से 1 आगे 4। यहां से अगर मैं बोलता यहां से थर्ड लाइन, तो आप 3 पर ऑलरेडी खड़े हैं, वहां से थर्ड लाइन मतलब उसमें 3 और ऐड कर दीजिए, तो n2 की वैल्यू कितनी आने वाली है, 6। अगर मैं बोलता यहां से, या ब्रैकेट सीरीज पर मैं खड़ा हूं, ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 कितना ले लिया गया, 4, ठीक है, वो वहां से सेकंड लाइन, ब्रैकेट सीरीज का सेकंड लाइन n2 की वैल्यू क्या देगा, 6 देगा। तो n1 और n2 आप इमीडिएटली अब कंसीडर कर सकते हैं। एक बार फिर से, कोई भी आपको सीरीज हमेशा वो मेंशन करके देगा, मैंने बोल दिया बामर सीरीज की थर्ड लाइन के लिए n1 और n2 की वैल्यू बताइए। बामर सीरीज, ये नाम लेते ही मैं समझ गया n1 कहां है, 2 पे है, वहां से थर्ड लाइन, तो आप 2 पर खड़े हो जाइए और वहां से 3 सीढ़ियां, 3 स्टेप और कवर कीजिए, तो आप कहां पहुंचेंगे, 5 पर।
तो n2 कितना हो गया 5, n1 हो गया 2, n2 हो गया 5। बामर सीरीज की थर्ड लाइन के लिए n1 2, n2 5। इस तरीके से कोई भी जो आपको सीरीज दिया जाए आप उसको आराम से डील कर सकते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऐसे ही अगर थर्ड लाइन की भी बात कर दी जाए दोस्तों, सेकंड लाइन के लिए यहाँ पर मैं कहाँ खड़ा था 1 पे, यहाँ से सेकंड लाइन मतलब 3 स्क्वायर, सॉल्व किया 8/9 आर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड लाइन की अगर लाइमन सीरीज की बात कर दी जाए दोस्तों, तो n2 कितना हो जाएगा, n1 तो 1 है, n1 तो हमेशा कितना है भैया 1 है, बिकॉज आप लाइमन सीरीज के लिए बात कर रहे हैं, n1 परमानेंटली फिक्स है 1। n2 कितना हो जाएगा इस बार 4, क्योंकि 1 पर हूं और वहां से थर्ड लाइन 3 स्टेप और चलना है, तो मैं n2 की वैल्यू 4 लिया। अब अगर वेव नंबर लाया तो वो हो गया 1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, सॉल्व करने से 15r/16 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी सीरीज का आप वेव नंबर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों एक इंपॉर्टेंट बात, मैं इस लाइन को हटा के थोड़ा सा मैं लिखना चाहूंगा कि अगर आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, शॉर्टेस्ट या मिनिमम वेवलेंथ, अगर मिनिमम वेवलेंथ चाहिए तो एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, तो उस समय आप समझ लीजिएगा किसी भी सीरीज के लिए n1 तो फिक्स रहेगा, सीरीज का नाम देते ही आपको n1 पता चल जाएगा। जैसे लाइमन सीरीज n1 हमको 1 मिल गया, बामर सीरीज n1 हमको 2 मिल गया, पास्टन सीरीज n1 हमको 3 मिल गया। दिक्कत किसकी है, दिक्कत है n2 की वैल्यू की, क्योंकि वो वेरिएबल है, वो कुछ भी कंसीडर कर सकता है ना, 2 3 4 5 कोई भी सेट कंसीडर कर सकता है अगर लाइमन सीरीज की बात होगी तो। अगर आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए या मिनिमम वेवलेंथ चाहिए तो आप समझ लीजिए आप n2 की वैल्यू कंसीडर करेंगे इंफिनिटी। और अगर आपको लार्जेस्ट या मैक्सिमम वेवलेंथ कंसीडर करना है, क्या कंसीडर करना है, मैक्सिमम वेवलेंथ, तो माय डियर स्टूडेंट आप n2 की वैल्यू सीधे लेंगे n1+1। तो अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूं, लाइमन सीरीज के शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो इंफिनिटी आएगी। लाइमन सीरीज के लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो आपकी 1+1 2 आएगी। ऐसी अगर मैंने ब्रैकेट सीरीज की बात की, ब्रैकेट सीरीज के लिए मैं समझ गया n1 कितना है 4 है, उस समय लार्जेस्ट वेवलेंथ चाहिए होगा तो n2 की वैल्यू 5 मिलेगी, और मैक्स शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए होगा तो n2 हमेशा कितना है इंफिनिटी से जो लाइंस आएंगी वो होंगी। तो बामर सीरीज होगा तो बामर सीरीज मतलब आप 2 पे खड़े हैं, यहाँ पे लाइंस कहाँ से आ सकती हैं, 3 से आ सकती हैं, 4 से आ सकती हैं, 5 से, 6 से, इंफिनिटी से, सबसे आ सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजों को ऑपरेट करना है, और आई होप सो ये पूरी बातें आप लोग समझ पाए। मैंने केवल लाइमन सीरीज के लिए कराया है, बाकी बामर पास्टन सारे सीरीज के लिए अब आप लोग खुद से कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी हमारे स्पेक्ट्रल लाइंस की। चलिए मैं थोड़ा सा करा देता हूं आप लोग को। मैं बामर सीरीज की बात कर रहा हूं, बामर सीरीज। तो बामर सीरीज के लिए प्यारे दोस्तों आप लोग समझ गए n1 कितना लेना है 2, n2 की वैल्यू 3 4 5 6 7 ऐसा जा सकता है, कुछ भी जा सकता है। कहाँ बिलोंग करता है, तो विजिबल जोन में। अगर मैं फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइंस की बस बात कर रहा हूं, उस समय जो वेव नंबर आएगा वो कितना हो गया 1/λ r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट लाइन की बात हुई ना, तो 2 पर तो आप खड़े थे, बामर मतलब 2 पर आप खड़े हैं, वहां से फर्स्ट लाइन केवल कौन दिख रहा है, when n = 3। अगर मैं आपसे बात करता पास्टन सीरीज की, ऐसी सेकंड लाइन बोल देते तो आप यहाँ n की वैल्यू कितना रखते 4, बामर सीरीज की थर्ड लाइन बोलता तो यहाँ आप n की वैल्यू कितना रखते 5 रखते, बट n1 की जो वैल्यू है, n1 की वैल्यू हमेशा कितना रखना है आपको 2 स्क्वायर ही रखना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या बनता था n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। इसी को सॉल्व किया तो मेरा आ गया था r2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। पास्टन सीरीज की अगर बात कर ले, तो पास्टन सीरीज की जब हम बात कर रहे हैं, कहां के लिए बात कर रहे हैं,
फर्स्ट लाइन के लिए पार्शियल सीरीज में हमको पता है n1 कितना लेना है 3, n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 4, 5, 6, 7 कुछ भी जा सकता है। तो यहाँ के लिए जब आप वेव नंबर निकालने जाएंगे तो वो हो जाएगा 1/λ मतलब r। आप रखेंगे डाटा n1 माइनस n2 स्क्वायर 1/n1 माइनस स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। डाटा रखिए n1 की जगह पे पार्शियल सीरीज की जगह पे 3 स्क्वायर माइनस कौन से लाइन के लिए बात कर रहा हूं मैं फर्स्ट लाइन मतलब 3 के बाद फर्स्ट लाइन कौन है 4 स्क्वायर। ऐसे ब्रैकेट सीरीज पी फंड सीरीज आप किसी भी सीरीज का किसी भी लाइंस के लिए अगर आपसे बात करने बोला जाए तो आप आराम से बना सकते हैं। तो प्यारे साथियों ये सारी चीजों को आप लोग नोट कीजिए। स्पेक्ट्रम क्या है तो लाइन और मैटर के इंटरेक्शन से सॉरी लाइट और मैटर के इंटरेक्शन से जनरेट होता है। कितने टाइप के होते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है तो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम का एक एग्जांपल है। उसमें कितनी सीरीज होती हैं उसके n1 n2 की वैल्यूज क्या होती हैं उनका रीजन क्या होता है और वेव नंबर या वेव लेंथ का फॉर्मूला कैसे जस्टिफाइड होता है। ये सारी बातों को अभी तक हमने कंसिडर किया है। अब चलिए अब आएंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप जितने न्यूमेरिकल्स हैं मैं उनको कवर करूंगा और वो आराम से अब बनने वाली है क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आप इसको नोट कीजिए मैं न्यूमेरिकल्स लिख देता हूं। चलिए डियर स्टूडेंट यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैंने 2 क्वेश्चन लिया है जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही है। देखिए एनसीईआरटी बेस्ट सोर्स होता है केमिस्ट्री के लिए। उसको तो बाई हार्ट आपको एक एक लाइन आपको उसको समझना है ठीक है। बाकी आप सबको पता है आप गूगल करके देखेंगे बेस्ट बुक फॉर जेईई नीट प्रिपरेशन के लिए अगर केमिस्ट्री की बात होगी तो पहला नाम एनसीईआरटी खोलेगा। मुझे तो अब बाकी कुछ बताने के लिए रह ही नहीं जाता है। एक एक सवाल एनसीईआरटी का बनाना है दोस्तों। लाइफ में जरूर बहुत अच्छा हो जाएगा केमिस्ट्री में। चलिए आ जाते हैं। पूछ रहे हैं व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन। फोटोन मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n equal to 5 to n equal to 2 state in the hydrogen atom। भैया ये हाइड्रोजन एटम नाम देते ही हम समझ गए कि Z कितना ले लेना है 1। ठीक ट्रांजिशन स्टेट क्या दिया है n equal to 5 से n equal to 2 पे आ रहा है। मतलब आप समझिए कि हमारा जो रेडिएशन है ये n equal to 1 है 2 है ये 3 है ये 4 है ये 5 है। तो जो हमारा रेडिएशन है वो 5th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में एंटर कर रहा है। यहाँ n equal to 5 है और यहाँ n equal to 2 है। तो आपको यहाँ n1 और n2 की वैल्यू मिल गई। n1 और n2 की वैल्यू आप इमीडिएटली आप कवर कर पाए। क्या कवर कर पाए तो आपको पता है n1 की वैल्यू n2 से हमेशा छोटी होती है। कंफ्यूज नहीं होना है। तो n1 यहाँ पर 2 है यानी कि ये पहले दिया है तो आप इसको n1 कंसीडर कर रहे हैं। नहीं n1 स्मॉलर है n2 से और n2 बड़ा होता है n1 से तो n2 को आप 5 कंसीडर कीजिए। कभी कंफ्यूज मत होइए इसमें। आपको क्या डिमांड किया है आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लाना है। एक तो हमने वेव नंबर का फॉर्मूला पढ़ रखा है 1/λ r इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बात हो रही है रिडबर्ग कांस्टेंट की। मैं 1/λ लेने चला। r कितना है दोस्तों 109678 इंटू जेड की जगह पे हमने रखा 1 स्क्वायर अपॉन 1/n1 कितना है दोस्तों n1 है हमारा 1 स्क्वायर सॉरी n1 की जगह पे आपने कितना लिया है 2 स्क्वायर माइनस n2 की जगह पे 5 स्क्वायर जो क्वेश्चन में डिमांड दिया है हम लोग को गिवन दिया है। चीजों को सॉल्व करना या कई बार आप चाहें दोस्तों इसको 1.1 इंटू 10 की पावर 7 भी लेके चल सकते हैं। आपकी अपनी इच्छा है। इंटू 1/4 माइनस 1/25 एलसीएम ले लीजिए चीजों को सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 1.1 इंटू 10 की पावर 7 ठीक है। यहाँ हो गया 100 ऊपर में कितना आ जाएगा 25 माइनस 4 21/100। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मुझे 1/λ नहीं मुझे लैम्डा चाहिए तो वो 100 अपॉन तो ये 10 की पावर 5 ऊपर बचा है नीचे 21 पर वो 1/λ करते समय पलट जाएगा। तो ये हमें मिलेगा 1.1 इंटू 10 की पावर अच्छा वो तो नीचे आने वाला है ठीक है 1/21 इंटू 1.1 इंटू 10 की पावर 5। जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे दोस्तों
तो ये आपको नियरली 434 नैनोमीटर के आसपास का आंसर देने वाला है। ये क्या मिल गया मुझे? वेव लेंथ 434 नैनोमीटर के आसपास का हमको आंसर मिलेगा वेव लेंथ की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे लाते हैं? तो फ्रीक्वेंसी लाना तो हमने देखा है, चलिए मैं यहां बना देता हूं, ठीक है, बाद में सवाल को देख लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी के लिए तो हमने पढ़ा है भैया फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। फोटोन है तो फोटोन तो लाइट की स्पीड से ट्रेवल भी करता है, तो c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा आपने कितना लाया? 434 नैनोमीटर मींस 10 की पावर -9 मीटर। आप इसको सॉल्व कीजिए। जब आप इसको पूरी तरह से यहाँ डाटा आप रख के जब सॉल्व कर लेंगे तो आप पाएंगे कि फाइनली ये जो डाटा है, देखिए ऊपर हो गया 3 इंटू 10 की पावर 17 अपॉन में 434। कैलकुलेटर रखिए, सॉरी ये वेव नंबर लिख दिया मैंने। चाहे तो इसको 4.34 इंटू 10 की पावर 2 अलग और निकालिए, 10 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा? फिर 15 हो जाएगा, और 3/4 मतलब हम लोग समझ रहे हैं 0.75 से थोड़ा कम, तो मैं नियरली अबाउट 0.6 इंटू 10 की पावर 15 के आसपास का 15 हर्ट्ज के आसपास का आंसर ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व आराम से डील कर सकते हैं। अब ये तो हो गया पहले सवाल। दूसरे सवाल के लिए आते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं दोस्तों। देखिए अप्रोक्सीमेटली आप आंसर लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सेकंड सवाल पे आ जाते हैं। ये हटा रहे हैं, पूरे स्पेस हम ले लेते हैं सेकंड सवाल के लिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेव नंबर। ये आप ये लाना है आपको। The longest wavelength in the Balmer series। बामर सीरीज ये नाम देते ही आप लोग समझ गए कि N1 की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 2 आ गई। और बात हो रही है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की, तो अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करनी है तो मैंने आप लोग को पहले ही बताई ये बात कि अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो N2 की वैल्यू N1 + 1 करना पड़ेगा। मतलब इस बार N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। बहुत आसान। शॉर्टेस्ट के लिए N2 इंफिनिटी और लॉन्गेस्ट के लिए N2 की वैल्यू N1 + 1 कर देना। N1 जो भी सीरीज का आया रहेगा उसको ऐड करवा देना 1 से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वेव नंबर आया, और किसकी बात की है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब Z1, वो 1/λ = आप क्या रखेंगे? RZ² 1/N1² -1/N2²। R की वैल्यू आपको पता है, दिस इज 1.1 इंटू 10 की पावर 7। ये डायरेक्टली मुझे वेव नंबर चाहिए तो मैं डायरेक्टली वेव नंबर ले रहा हूँ, अलग से वेवलेंथ निकालने जाने की नेसेसिटी तो है नहीं। यहाँ पे 1/2² -1/3²। सॉल्व करेंगे, दिस इज 1.1 इंटू 10 की पावर 7। चलो यहाँ लिख देता हूँ, अब तो आराम से सॉल्व करना है। 1.1 इंटू 10 की पावर 7, ये हो गया 1/4 -1/9। तो मेरा वेव नंबर क्या आने वाला है दोस्तों? 1.1 इंटू 10 की पावर 7, नीचे आ गया 36, ऊपर आ गया 9 - 4 5। तो डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 5 से डायरेक्टली इसको 35 मान के सॉल्व किया, 5 7 या 35 उड़ा दिया, मान लीजिए 7 में चले गया अप्रॉक्स। तो दिस इज 1.1 अप्रोक्सीमेटली डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10 की पावर व्हाट? 7। तो फाइनली व्हेन यू सॉल्व इट आप आएंगे 0.7 = 7, 4 0 हो गया, 7 5 = 35, 5 0 हो गया, तो 7 8 ले लीजिए, या 7 7 ले लीजिए 49 इंटू 10 की पावर 7, या इसी चीज को आप लोग 1.6 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज पर मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को फाइनली वैल्यू लानी है 1.5 या 1.6 के आसपास। मैंने अप्रोक्सीमेटली आंसर कंसीडर किया है, एग्जैक्ट आंसर कुछ और हो सकता है। ओके, 1.5 1.6 के आसपास का आंसर आएगा, इंटू बगल में 10 की पावर 6 पर मीटर ये आंसर रहेगा। तो ये 2 सवाल थे, और सवाल भी बना लेते हैं। अच्छा, और सवाल बनाने से पहले दोस्तों मैं एक और इंपॉर्टेंट आप लोग को पॉइंट बताना चाहूंगा, 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, वो थोड़ा सा मुझे रह गया था, तो ये इंपॉर्टेंट नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा।
इंपॉर्टेंट नोट कि जो नंबर ऑफ ट्रांजिशन आएगा, नंबर ऑफ ट्रांजिशन, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब जंप करता है, ये न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, जो भी है आपका, है ना, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब जंप करता है तो जो नंबर ऑफ ट्रांजिशन आता है वो होता है समीशन ऑफ डेल्टा एन। समीशन ऑफ डेल्टा एन मतलब डिफरेंस ऑफ दीज टू ऑर्बिट्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल करा के दिखा रहा हूं, फाइंड नंबर ऑफ ट्रांजिशन, कितने ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल है, इस पे बात हो रही है, ठीक है। तो फाइंड नंबर ऑफ ट्रांजिशन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n equal to fifth to n equal to 2 ऑर्बिट। फिफ्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, उसके लिए नंबर ऑफ आपको ट्रांजिशन स्टेट लाने हैं, कितने ट्रांजिशन, ये कितने ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल है। तो भैया कुछ नहीं, आप पहले तो डेल्टा एन लाइए। तो डेल्टा एन क्या हो गया, n2 माइनस n1। n2 हमेशा n1 से बड़ा होता है, मतलब ये आपका n2 है और ये आपका n1 है, तो दिस इज 5 माइनस 2, कितनी वैल्यू आई 3। हमें नंबर ऑफ ट्रांजिशन के बारे में पता है कि भैया जो टोटल ट्रांजिशंस आते हैं, जो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस आते हैं वो होते हैं समीशन ऑफ डेल्टा एन मीन्स समीशन ऑफ 3। समीशन ऑफ 3 का मतलब क्या हो गया, 1 + 2 + 3, सबको ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल कितने स्टेट आए ट्रांजिशन के, 6 ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है। ऐसे ही आपको फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाने बोल दे तो भी आप ट्रांजिशन स्टेट इजीली कंसीडर कर सकते हैं। एक दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट मैं फॉर्मूला यहां कराना चाहूंगा, ठीक है, उस फॉर्मूले को भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि जब सॉरी उसको मैंने मिटा दिया कोई बात नहीं, समझ जाइए कि वो वहां पर है सेकेंड इसी में, कि जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस आती हैं, जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती है ना, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, वो याद रखिएगा, वो होता है n2 माइनस n1 अपॉन n2 माइनस n1 प्लस 1। कुछ नहीं करना, इसी डाटे में एक ऐड कर देना डिवाइडेड बाई 2। ये टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है। फॉर एग्जांपल मुझे एक सवाल दिया गया है, क्या सवाल दिया गया है कि मान लीजिए यहाँ n1 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी ऐसे दिया हुआ है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको समझिए कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस, जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप करता है तो टोटल कितने ट्रांजिशंस पॉसिबल है वो तो आपने कवर किया, टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी वो हम अब कवर करने जा रहे हैं। तो उसके लिए एक रेडीमेड फॉर्मूला रखा हुआ है, सवाल समझिएगा, फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस when electron jumps from n equal to 6 to n equal to 2। n equal to 6 से n equal to 2 तक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आने वाली हैं। तो भैया आप कहां से कहां जा रहे हैं, n equal to 6 से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n equal to 2 तक में, तो आप इमीडिएटली समझ गए यहाँ n1 कितना है, 2 है, और n2 कितना है, 6 है, क्योंकि n2 हमेशा n1 से बड़ा होता है, n2 हमेशा n1 से बड़ा होता है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये पहले दिया है तो n1 लूंगा और वो बाद में दिया है तो n2 लूंगा, बिल्कुल नहीं, n1 स्मॉलर नंबर, n2 बिगर नंबर, ठीक। स्पेक्ट्रल लाइंस चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या नंबर ऑफ लाइंस अगर आप लाना चाहेंगे, आप फॉर्मूला पुट करेंगे n2 माइनस n1, नीचे n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। डाटा रखना शुरू किया मैंने, 6 माइनस 2, यहाँ पर 6 माइनस 2 फिर से करेंगे, बस 1 प्लस 1 ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाई 2। 4, ये भी 4 प्लस 1 कितना आ गया, 5 बाई 2। सॉल्व किया मैंने, ये कैंसिल हुआ, तो टोटल कितनी लाइंस आ गई, 10 लाइंस आ रही हैं। टोटल कितने ट्रांजिशन स्टेट आएंगे तो वो भी आप ला सकते हैं, इनका माइनस कीजिए, तो माइनस करने से ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगा और टोटल लाइंस लानी है तो वो भी आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप लोग स्पेक्ट्रल लाइंस कंसीडर कर सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कंसीडर करते हैं। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के ऐसे भी दिए हुए हैं।
तो साथियों आज के इस लेक्चर में हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड एक एक बात समझी, कैसे उसके क्वेश्चंस को बनाना है, सॉल्व करना है, वो बातें जाना, और लास्ट में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जाना कि टोटल ट्रांजिशन स्टेट कितने आ सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आएंगी। उनके छोटे मोटे फॉर्मूले होते हैं, आप उनको लगा के इजिली डाटा रखते हुए चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कंप्लीट कीजिए। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ वेरी ग्रेट डे।